अधीश कोशिश तो कर रहा था अपने आप को थामे रखने की और परिस्थिति को काबू में रखने की, लेकिन क्या वो सही दिशा में बढ़ रहा है? क्या उसका ये प्रयास सफल होगा या परीक्षा अभी और कठिन होने वाली थी? कदम कदम पर भ्रम का अंधेरा बढ़ रहा था और अधीश की कोशिशें भी। उसकी मानसिक क्षमता सामान्य व्यक्तियों से बहुत अधिक थी। इसी कारण उसने अब तक किसी तरह अपने आप को संभाल रखा था। लेकिन अभी सिर्फ 2 ही दिन इस भ्रम निर्वात में बीते थे। 5 और दिन बाकी थे। भ्रम के अलावा ग्लानि भी अधीश को जकड़ रही थी। वो अमित के लिए कुछ करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया। वो पुराने अधीश की सहायता करना चाहता था, लेकिन किस तरह? उसकी सहायता कैसे करे, यह अधीश समझ नहीं पा रहा था। पुराने अधीश को देख देख कर उसे लग रहा था जैसे वही इतना मजबूर और असहाय जीवन जी रहा है। अधीश का मन कर रहा था कि वो पुराने अधीश को झंझोर डाले और उसके पुरुषार्थ को जगा दे। जोर जोर से उसे झंझोर कर कहे कि देख अधीश, तू भी ये बन सकता है जो आज मैं हूं। लेकिन तुरंत ही उसके मन में सवाल आया। वो खुद को समझना चाहता था, लेकिन कैसे? फिर पुराने अधीश की चिंता छोड़ वो दूसरी चिंताओं में व्यस्त हो गया। बार बार वो इस दुनिया के लोगों को देखकर भावुक हो उठता। यदि यही सच होता तो कितने सारे लोग अब भी जीवित होते। मेरे पिताजी को अपनी जन्मभूमि, अपनी कर्मभूमि जौहरगढ़ छोड़ना नहीं पड़ता। अधीश किसी तरह वापस महल पहुंचा और कमरे में जाकर एक बार फिर ध्यान लगाने बैठ गया। इस समय वो एक ही बात खुद को समझा रहा था, मुझे अपने लक्ष्य से नहीं भटकना है, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर क्यों उसके मन में बार बार अमित और पुराने अधीश की सहायता करने के विचार उठ रहे थे? क्या अधीश चाहकर भी उनकी मदद कर सकता था? इसका जवाब है नहीं। कौन जानता है कि जो वो देख रहा था वही सच था। ये एक ऐसी दुनिया थी जो अधीश के भय, उम्मीद, इच्छा और अपेक्षाओं से बनी हुई थी। पुराना अधीश शायद अधीश की संभावना ही था, लेकिन शायद यदि वो इस अभियान पर नहीं जाता, उसे आत्मविश्वास नहीं मिलता, ना ही वो एक सफल मांत्रिक बन पाता। कमरे में आने के बाद अधीश हर एक चीज को गौर से देख रहा था और सोच रहा था। मुझे लगता था शायद मैं कभी चंद्रनगर वापस ना आ सकूं, कभी अपने घर नहीं लौट पाऊंगा, ना ही इस कमरे में दोबारा रह सकूंगा। अधीश अपने कमरे में अपने पुराने पलंग पर बैठा हुआ था। पुराने अधीश के एक एक क्रियाकलाप को ध्यान से देख रहा था और अब तक वो समझ चुका था कि पुराने अधीश की नियति यही है। वो चाह के भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, ना ही योजना बना सकता है, ना सपने देख सकता है। सपने तो मैं देख ही सकता हूं। अचानक अधीश के दिमाग में एक मजेदार विचार आया। उसने सोचा, कितना अच्छा हो यदि मैं इस अधीश को दुनिया का सबसे ताकतवर मांत्रिक बनते हुए देखूं। और अधीश आंखें बंद कर उसी पलंग पर लेट गया और सोचने लगा। पुराना अधीश शुरुआत से ही ताकतवर और आत्मविश्वासी होता। धीरे धीरे कर वो सब कुछ अर्जित कर लेता और एक बड़ा योद्धा बन जाता। अधीश के पास एक बहुत बड़ा, मजबूत और सुरक्षित महल होगा। उसके माता पिता और गुरु को उस पर गर्व होगा। तभी एक बार फिर अलार्म बज उठा। अधीश ने चौंक कर एकाएक आंखें खोल दी। आंखें खुलते ही अधीश ने खुद को एक बगीचे में पाया। अधीश ने देखा वो एक बगीचे के बीचों बीच एक बड़ी सी कुर्सी पर बैठा हुआ है। उसके आसपास उसके बच्चे खेल रहे हैं। वो आराम से बैठकर मृगांक और विश्वाजी के साथ बात करने लगा। अधिपति कैलाश और आचार्य कश्यप भी वहीं हैं। विश्वाजी ने कहा, आगे की योजना है अधीश। तुम्हारा लक्ष्य था 11वीं श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ मांत्रिक बनना, वो भी पूरा हो गया। अब आगे क्या? अधीश ने लापरवाही से जवाब दिया। अब मैं यदि ये कहूं कि मैं दुनिया जीतना चाहता हूं तो यह भी कम होगा, लेकिन अब मैं आराम करना चाहता हूं। आचार्य कश्यप ने कहा, अधीश बेटे, तलवार में धार लगाते रहना भी बहुत जरूरी है। बिना युद्ध किए हथियारों में भी जंग लग जाते हैं। फिर तुम तो वर्षों से इस महल से बाहर भी नहीं निकले। तुमने एक सपना देखा था ना, उसका क्या हुआ? अधीश बोला, कौन सा सपना आचार्य? आचार्य ने कहा, तुम्हारी योजना थी ना सारे मंत्र विद्यालयों को एक कर एक बड़ा मंत्र विद्यालय बनाना। अधीश उसी तरह सर झटक कर दूसरी ओर देखने लगा, जैसे आचार्य की बात का जवाब देना जरूरी ही नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद बोला,
मैं बस मंदार का अस्तित्व दुनिया से मिटाना चाहता हूं। उसके लिए मुझे सारे गुरुकुलों और मंत्र विद्यालयों को एक करना पड़े या सबको मिटा देना पड़े। फिर कुछ सोचकर वो आगे बोला, आपको पता है आचार्य, मंदार के शिक्षकों और छात्रों ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया था। वे कभी समझ ही नहीं सके कि अधीश पुरोहित क्या से क्या कर सकता है। उन्होंने बस मुझे एक विक्रम की छाया माना। हर समय, हर बार मेरी उसके साथ तुलना की। और वो गुरु सूर्यभान, वे तो जैसे मेरे संरक्षक ही बन बैठे थे। अधीश ये करो, अधीश वो मत करो। अधीश, अब तुम्हें यहां जाना है, अब तुम्हें वो मंत्र अर्जित करना है। हर समय बस आदेश, आदेश और सिर्फ आदेश। और मैं सर झुकाकर उनकी बात मानता रहा। आचार्य कश्यप ने कहा, लेकिन बेटे, आज तुम जो कुछ भी हो उसी मंदार की वजह से हो। अधीश हंसा, मंदार? अधीश पुरोहित आज जो कुछ है अपनी वजह से है, अपनी मेहनत और पुरुषार्थ की वजह से। विश्वा और अधिपति ने एक दूसरे की ओर देखा। उन दोनों की ही आंखों में निराशा तैर रही थी। लेकिन आचार्य कश्यप ने उम्मीद नहीं छोड़ी। वे अब भी अधीश को समझाने की कोशिश कर रहे थे। अधीश बेटे, बहुत से काम बिना युद्ध के भी हो सकते हैं। बहुत से मांत्रिक छात्र तुम्हारी छत्र छाया में आना चाहते हैं, तुमसे सीखना चाहते हैं। तुम सिर्फ एक बार सभी मंत्र विद्यालयों से बातचीत करके देखो, वे जरूर तुम्हारी बात मानेंगे, बल्कि खुशी खुशी सहमति भी दे देंगे। अधीश बहुत जोर से हंस पड़ा और बोला, आचार्य, आपको अब भी लगता है कि अधीश पुरोहित को किसी की सहमति की जरूरत है? और शिक्षक बनने के लिए अभी बहुत दिन पड़े हैं। मैं अभी छात्रों की समस्याओं में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन आपका सुझाव अच्छा है, मैं इस पर जरूर विचार करूंगा। इतना कहकर वो अपनी जगह से उठ गया। ना आचार्य को प्रणाम किया, ना ही अधिपति से आज्ञा मांगी, और विश्वाजी की ओर तो देखा तक नहीं, और उठकर सीधा भीतर चला आया। अपने कमरे में आते ही उसने आवाज लगाई, अमृत, माधवी। लेकिन इस आवाज में स्नेह या प्रेम लेश मात्र भी नहीं था तो केवल क्रोध। अमृत और माधवी दौड़ी हुई कमरे में आ गईं। अमृत ने कांपती आवाज में कहा, आपने बुलाया? अधीश ने अमृत को घूरा, बिना बुलाए तो तुम आती ही नहीं हो। मेरे कमरे की सफाई किसने की है? माधवी ने घबराकर इधर उधर देखा और बोली, मैंने खुद करवाई है। अधीश गरजा, करवाई है? मैं कितनी बार तुम्हें समझाऊं कि सेवक ठीक से काम नहीं करते। तुम दोनों को मिलकर सिर्फ एक काम करना होता है, घर संभालना। वो भी तुमसे ठीक से नहीं होता। अभी के अभी इस कमरे को साफ करो। माधवी जल्दी से आगे बढ़ी और अमृत से कहा, माधवी खुद कैसे करेगी? अधीश ने एक झन्नाटेदार थप्पड़ अमृत के गाल पर मारा और बोला, सेवक कर सकते हैं तो ये क्यों नहीं कर सकती? क्या इसके हाथों में हीरे मोती जड़े हुए हैं? और अब तुम भी इसके साथ इस कमरे की सफाई करोगी। धूल का एक कण भी मुझे दिखाई दिया तो दोनों की आंखें निकाल दूंगा। अमृत गाल सहलाती और आंसू बहाती हुई माधवी की सहायता करने लगी। थोड़ी देर बाद वो उस कमरे से बाहर निकला और कहीं जाने लगा। बाहर बगीचे में ही उसे बच्चे दिखाई दे गए तो उसने दोनों बच्चों को भी गोद में उठा लिया। पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी। अधीश ने पलट कर देखा, देवयानी खड़ी थी और उससे पूछ रही थी, बच्चों को लेकर कहां जा रहे हो? अधीश ने उसे घूर कर देखा और कहा, जंगल की तरफ जा रहा हूं, शिकार पर। देवयानी बोली, बच्चों को शिकार पर ले जाना अच्छी बात नहीं है। तुम तो किसी की सुनोगे नहीं। तुम्हें जहां जाना है जाओ, बच्चे वहां नहीं जाएंगे। अधीश ने चिढ़ते हुए जवाब दिया, ये मेरे बच्चे हैं और जहां मैं चाहूंगा इन्हें ले जा सकता हूं। तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली? बच्चों को नीचे उतार दिया, वापस भीतर जाने लगा। वो बड़बड़ाता जा रहा था, इस घमंडी लड़की ने मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। अच्छा भला शिकार करने जा रहा था, बीच में ही टोक दिया। उसके बाद वो वापस अपने कमरे में आ गया। उसके आते ही अमृत और माधवी जल्दी से बाहर चली गईं। अधीश अपने पलंग पर लेट गया और सोचने लगा, जानवरों का नहीं तो इंसानों का सही, शिकार तो मैं करके रहूंगा। वैसे आचार्य कश्यप का विचार भी अच्छा है, क्यों ना सारे मंत्र विद्यालयों को मिलाकर एक कर दूं। नहीं, सारे नहीं, मंदार को धूल में मिलाने के बाद बचे हुए सारे विद्यालय। अधीश अकेला बैठा हुआ मंदार जाने की योजना बना रहा था। उसने सोचा, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, कोई साथी तो होना ही चाहिए जो बाद में मेरी बहादुरी के किस्से सुनाए। लेकिन किसे लेकर जाऊं? ऐसा कौन है जो मेरी सफलता से जलने और मुझे उपदेश देने की बजाय मेरे निर्णय में मेरा साथ दे? अधीश का सोचना था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। अधीश ने वहीं बैठे बैठे पूछा, कौन है?
अरे दरवाजा खोलो, मैं हूं। दरवाजे से आवाज आई। अधीश वो आवाज सुनते ही खुश हो गया और बोला, भीतर आ जाओ, दरवाजा खुला हुआ है। अभी मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। दरवाजे से एक युवक ने प्रवेश किया। लंबा और मजबूत काठी का ये युवक चेहरे से ही चापलूस लग रहा था और वास्तव में उसने आते ही अधीश की खुशामद शुरू कर दी। अधीश से बोला, देखा, आपने याद किया और आपका साथी हाजिर। अधीश ने कहा, बस फिर साथी, मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ। हम आज बल्कि अभी कहीं जरूरी काम से जाने वाले हैं। साथी बोला, मैं तो हर समय तैयार हूं, बस आप आदेश करें। उसकी बात सुनकर अधीश तुरंत उठ खड़ा हुआ और बोला, चलो फिर। कुछ ही पलों में अधीश मंदार के मुख्य द्वार पर खड़ा था। वही भव्य स्वागत द्वार और लंबे चौड़े चबूतरे, बड़ी बड़ी इमारतें और छात्रों की चहल पहल। अधीश ने साथी से कहा, एक बार यहां एक बहुत बड़े मांत्रिक काल विजय की फौज ने आक्रमण किया था। उस समय ये सब पहले से तैयार थे और डटकर उसका सामना किया। यहां तक कि सूर्यभान ने काल विजय को मार भी डाला। लेकिन उस युद्ध में मंदार की बहुत सी इमारतें ध्वस्त हो गई थीं। लेकिन इस बार मैं इन्हें संभलने का मौका नहीं दूंगा। साथी ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, इसके बाद फिर से निर्माण किया गया? देखने से तो ये मजबूत लग रही हैं। अधीश बोला, कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, आज मैं इन्हें धूल में मिलाकर रहूंगा। बार बार मेरा अपमान किया गया। मेरी तुलना एक छोटे मोटे मांत्रिक विक्रम से की जाती रही। यहाँ तक कि एक प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के बाद भी किसी शिक्षक ने मुझे अपने दल में शामिल नहीं किया। आज मैं गिन गिन कर हर एक अपमान का बदला लूंगा। साथी ने कहा, मुझे तो पूरा भरोसा है आप पर, लेकिन अधीश ने आंखें तरेर कर उसे देखा और पूछा, लेकिन क्या तुम्हें अब भी मेरी किसी बात पर संदेह है? जो तुम्हारी बात में ये लेकिन शब्द आ रहा है। साथी ने बिल्कुल धीमी आवाज में कहा, मैं तो बस गुरु सूर्यभान के बारे में सोच रहा था। अधीश जोर से हंसा। अब क्या कर लेगा सूर्यभान मेरा? जानते नहीं मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मांत्रिक हूं। इतना कहकर अधीश ने आसमान की ओर देखा और बस उसके एक इशारे से ही आसमान से आग बरसने लगी। मंदार में चारों ओर भगदड़ मच गई। अधीश जोर जोर से हंस रहा था और उसका साथी घूम घूम कर तबाही का ये नजारा देख रहा था और प्रसन्न हो रहा था। सारे छात्र और शिक्षक यहां वहां दौड़कर अपनी जान बचाने में लगे हुए थे। किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि अधीश के सामने आए और उसे युद्ध के लिए ललकारे। अधीश तो यहां इसी उद्देश्य से आया था। साथी ने अधीश से कहा, ये तो लड़ने से पहले ही हार मान बैठे, अब तो आपका काम आसान हो गया। अधीश ने घमंड से मुंह बिचकाते हुए कहा, आसान काम तो अधीश पुरोहित करता ही नहीं। अभी तुम देखोगे इतिहास का सबसे भयंकर युद्ध। सूर्यभान इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है और अब मैं उसे ही युद्ध के लिए न्योता देने जा रहा हूं। साथी ये सुनकर मुस्कुरा दिया और बोला, मैं तो पहले ही आपको ये युद्ध जीतने की बधाई दे रहा हूं और अब आराम से जाकर उस ऊंचे झरोखे पर बैठकर आपकी बहादुरी का गवाह बनूंगा। अधीश ने हाथ से इशारा कर उसे जाने की आज्ञा दी और खुद सूर्यभान के भवन की ओर चल पड़ा। लेकिन 2 कदम चलते ही वो रुक गया। गुरु सूर्यभान खुद ही सामने से चले आ रहे थे। अधीश ने जोर से चिल्लाकर कहा, चलो ये भी अच्छा ही हुआ कि तुम खुद ही चले आए और हम दोनों का और अधिक समय बर्बाद होने से बच गया। अब मैं ज्यादा देर नहीं करूंगा और तुम्हें इस जीवन से मुक्ति दे दूंगा। गुरु सूर्यभान सदा की तरह शांत और गंभीर थे और उसी स्वर में बोले, ठीक है अधीश, तुम अपनी ये इच्छा भी पूरी कर लो। क्या हो रहा था अधीश के साथ? ये कैसा भ्रम था जो उसे अपने गुरु का हत्यारा बना रहा था? जानने के लिए सुनते रहिए द मैजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।